Welcome to Study Earth again. Let's start our topic. हमने 2 चैप्टर कवर कर लिया क्लास 9 का, नहीं? पहला था हमारा मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन पे बात करी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, है ना, स्पीड, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, ये सारी बातें हमने कर ली। फिर हम लोग आए लॉज ऑफ मोशन पे। यहाँ पे फर्स्ट लॉ देखा, सेकंड लॉ देखा, थर्ड लॉ देखा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा, ये तमाम तरह चीज़ों में बात हो गई। अब हम लोग तीसरे चैप्टर की तरफ रुख करते हैं, दैट वाज वर्क एंड एनर्जी। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। व्हाट इज द टॉपिक? वर्क एंड एनर्जी। अब आपसे सवाल होता है व्हाट इज वर्क डन? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्क डन? क्या सवाल आता है? व्हाट इज वर्क डन? जब इस तरह का सवाल आता है तो फिर आप सोचने लगते हो कि साहब क्या सही में वर्क डन क्या है? पहली बात है, ये बात पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। व्हाट इज वर्क डन नहीं, क्वेश्चन हमको यूं पूछना चाहिए कि व्हाट इज वर्क डन बाय सम फोर्स। ठीक है, तो इसमें अगर हम ऐड कर दें क्वेश्चन हमारा प्रॉपर हो पाएगा। वर्क डन बाय सम फोर्स। व्हाट इज वर्क डन बाय सम फोर्स, यानी वर्क डन बाय सम फोर्स। सिंपली वर्क डन, बात मजा नहीं आ रहा है ना। गए थे, मजा आ रहा, कहाँ गए थे, किस जगह गए थे, सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक है, गए थे, बात समझ में नहीं आ रही है। वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन? नो, वर्क डन बाय सम फोर्स, है ना। अब हो सकता है वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। बात समझ में आ रही है कि आप नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्क डन की बात कर रहे हो। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात कंप्लीट है। वर्क डन बाय सम फोर्स। इफ यू आर टॉकिंग वर्क डन तो यू मस्ट टॉक वर्क डन बाय विच फोर्स। पहले ये बात आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात समझ में आ रही है? चलो बेटा, अब हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय सम फोर्स। कुछ फोर्स की वजह से हम वर्क डन की बात कर रहे हैं। चलिए, आपको अच्छी तरह मालूम था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था फोर्स होगा, टोटल फोर्स की बात कर रहा हूं, इफ देयर इज फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी देयर विल बी एक्सेलरेशन। फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होना है, ये तो फर्स्ट लॉ था, सेकंड लॉ था जो कहते हैं। यानी कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें एक्सेलरेशन होना है। एक्सेलरेशन होने का मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग होनी है ना। मान लेते हैं, सपोज दैट दिस इज द बॉडी, कोई चीज यहां रखी पड़ी है। अब हमने एक फोर्स लगा लिया, टना टन टन। फोर्स लगाने के बाद क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगी। रेस्ट में था, मोशन में आएगा, मोशन में था, रेस्ट में आ सकता है, वेलोसिटी कम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। खैर, हमने फोर्स लगाया, मान लेते हैं बॉडी मूव करना शुरू कर दी, यहां पे आ गई मूव करते हुए। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 10 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर, कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, है ना। मान लेते हैं हमारे सामने रखा हुआ है, इसको मैं फोर्स लगा रहा हूं तो बॉडी इधर आ गई, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। या किसी चीज को उठा के मैं उधर ले जा रहा हूं, फोर्स अप्लाई किया तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेस हुआ बॉडी, इस जगह से उस जगह, है ना। या फिर किसी भी बॉडी में जब हम फोर्स लगाएंगे तो या तो उसकी पोजीशन को बदल देगा या बदलने की कोशिश करेगा, है ना। पोजीशन में तो चेंजिंग आनी है,
और चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ही तो है। तो चलिए हम ये मान के चल रहे हैं अभी फिलहाल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पोजीशन में चेंजिंग हो रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं बॉडी को हमने फोर्स लगाया, हाँ, तो बॉडी पे जो ही हमने फोर्स लगाया बॉडी यहाँ मूव कर गई, डिस्प्लेसमेंट s मीटर हो गया मान लेते हैं, है ना, ठीक है। तो जब किसी बॉडी पर हमने फोर्स लगाया तो बॉडी क्या कर गई, डिस्प्लेस हो गई। तो अब वर्क डन बाय दिस फोर्स को हम डिफाइन करते हैं कि वर्क डन बाय सम फोर्स इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। क्या डिफाइन किया बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। यानी कि जो बॉडी ने जिस पे हमने फोर्स लगाया, जिस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हुआ, उसकी वजह से बॉडी डिस्प्लेस कर गई, है ना। सवाल कि डिस्प्लेसमेंट हुआ किधर है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि जिधर फोर्स लगे बॉडी उधर ही डिस्प्लेस करे, ये दिमाग से इस बात को हटा लें, है ना। आपने स्टेशन में ट्रॉली देखा होगा, ट्रॉली को हम लोग खींचते हैं किधर है, इधर है, इस डायरेक्शन में। ट्रॉली जा किधर रही है, इधर, ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट। ये यूँ समझ जाइए, बॉडी हम फेंक रहे हैं ऊपर, बॉडी किधर जा रही है, ऊपर, और ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे। अगर आपको वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पूछे तो यहाँ तो मामला गड़बड़ है कि भाई बॉडी तो ऊपर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। या फिर मैं भी अगर मूव कर रहा हूँ, हाँ, मैं इधर आ रहा हूँ या फिर मैं इधर जा रहा हूँ, क्या हो रहा है कि मैं इधर या तो इधर डिस्प्लेस कर रहा हूँ या तो मैं इधर डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ। और आपको पूछ दे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, बेटा ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लग रहा है, तो फोर्स नीचे लग रहा है, बॉडी इधर जा रही है। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में हटा लें कि जब जिधर फोर्स लगेगा बॉडी उधर ही जाएगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए उस पर हम बात करेंगे। तो वर्क डन बाय सम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। F इज द फोर्स, ही अप्लाइड फोर्स जो था आपका वो है, S क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। अब जो थीटा है, थीटा जो है एंगल है किसके किसके बीच बेटा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके बीच का एंगल है। अब cos थीटा एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसको आपको ज़्यादा जानना नहीं है। cos थीटा की कुछ वैल्यूज़ है, उसको आपको याद मैं करा दूंगा, है ना। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, बस ये याद रखना कि थीटा जो एंगल है। अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें, फोर्स किधर लग रहा है, इधर, बॉडी किधर जा रही है, इधर। इत्तफाकन से क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन है, तो वर्क डन बाय सम फोर्स इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा 0 हो गया। जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, एंगल कितना हो गया, 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो वर्क डन कितना हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाई दिस फोर्स क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो बात को। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब मैं कुछ वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप याद रख लें इसको। cos 0 डिग्री वैल्यू 1 है, cos 45 डिग्री वैल्यू 1/√2 है, cos 60 डिग्री वैल्यू हाफ है, cos 30 डिग्री वैल्यू √3/2 है, cos 90 डिग्री वैल्यू 0 है, cos 180 डिग्री वैल्यू -1। इन वैल्यूज़ का हम यूज़ करेंगे, इसको आप याद रख लीजिए। cos 0 डिग्री 1, cos 90 0, cos 180 -1, cos 30 √3/2, 45 1/√2, 60 हाफ। ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया, cos 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो चलिए, तो वर्क डन बाय सम फोर्स हमने डिफाइन कर लिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर अलग बात है कि थीटा हमारा 0 था। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बॉडी है ना, आपने इसको इधर धकेलने की कोशिश करी, बॉडी इधर चली गई, तो अब देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल बन चुका है। अब एंगल 0 नहीं है, एंगल मान लेते हैं थीटा है। एंगल क्या है, थीटा है। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय सम फोर्स, वर्क डन बाय सम फोर्स, प्लीज रिमेंबर दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। अब ये एंगल आपका जो है 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। तो वर्क डन बाय सम फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। cos थीटा मैंने कहा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, हाँ, थीटा एंगल है, हाँ, मैंने वैल्यूज आपको लिख दिया, 0 का, 45 का, 60 का, 30 का, 90 का, 180 का। अलग अलग एंगल्स की वैल्यू आपको याद रखना है। इसके अलावा कोई एंगल अगर आपको होगा तो उसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, आप इत्मीनान है। तो वर्क डन बाय फोर्स क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। क्लियर है। चलिए साहब, क्या क्या केसेस पॉसिबल है।
मान लेते हैं एक बॉडी इधर जा रही है, टू बॉडी मूव कर रही है, आपको पूछ दे वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, WG में लिख रहा हूं वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। मुझे मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे लगेगा। मैं यहाँ अलग से डायग्राम बनाता हूँ। मान लेते हैं एक बॉडी इधर मूव कर रही है ना सब, इधर जा रही है, और आपको पूछ दिया गया कि वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया। G स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा बेटा, नीचे, FG लिख देता हूं मैं उसको। आपको मालूम है बॉडी किधर जा रही थी, इधर, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, एंगल कितना हो गया बेटा 90। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस केस कितना हो गया, F इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90, कॉस 90 0, तो F इंटू एस इंटू कॉस 90, तो पता चला 0। तो एक बात याद रखना कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 हो जाए, वर्क डन बाई फोर्स 0 हो जाएगा। कि व्हेन देयर इज एन एंगल between force and displacement and that is 90 degree. So when the angle between the force and displacement is 90 degree, जब force और displacement एक दूसरे पर perpendicular हो, ऐसे केस में वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, सॉरी वर्क डन बाई फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एंगल 0 हो गया किसके किसके बीच, फोर्स एंड, सॉरी एंगल 90 हो गया किसके किसके बीच, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो यहां पर देखते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90, और ऐसे केस में हमारा वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है? चलिए दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं टेबल है, क्या बेटा, टेबल है। अब यहां पे कोई बॉडी रखी हुई है, अब बॉडी इधर जा रही है, ठीक है, टेबल पे कुछ रखा हुआ। अब आपको पूछा जा रहा है कि वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स, बताओ नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर, बॉडी जा किधर रही है, इधर, एंगल कितना हो गया 90, वर्क डन बाई नॉर्मल कितना हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90, कॉस 90 0, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 0 0। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको लगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इन दैट केस आप आंख बंद करना, बोलना वर्क डन 0 हो गया। क्या हो गया, वर्क डन 0 हो गया। तो ये केस याद रखेंगे कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90, तो वर्क डन बाई फोर्स कितना हो जाएगा, 0। चलिए दूसरा केस, सेकेंड केस। मान लेते हैं कि साहब कोई बॉडी ऊपर जा रही है, मान लेते हैं हमने एक बॉल को ऊपर फेंका। अब आपको पूछा जाए वर्क डन बाई ग्रेविटी निकालो। मुझे मालूम है ग्रेविटी हमेशा नीचे लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। वर्क डन बाई फोर्स आपने जान चुका है क्या होता है बेटा, बोलो ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स जो भी लगे ग्रेविटी वो देखेंगे mg लगता है, F इंटू एस कॉस थीटा, थीटा बोले तो एंगल, एंगल अब कितना है, अपोजिट डायरेक्शन है 180 डिग्री, कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू कितना होता है, बोलो बेटा -1, कितना हो गया, -4 इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बताया था अलग अलग जगह माइनस अलग अलग चीज़ को बताता है, माइनस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अलग अलग जगह माइनस जो है बेटा अलग अलग चीज़ को बताता है। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री है, तो ऐसे केस में वर्क डन नेगेटिव आता है। 90 के केस में 0 आया था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90, वर्क डन 0 आया था। यहां पर क्या देखा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, इन दैट केस वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता है, यहां पर नेगेटिव का मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम यहां से एक बात लिख देते हैं, आपको पेन अब पेन डाउन कर लें कि when work done is negative, work done by some force is negative, it means force
and displacement are in opposite direction. जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या हो जाए, 180 हो जाए या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, ऐसे केस में वर्क डन क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। ठीक है, दो केस हो गया। पहला केस क्या था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90, वर्क डन 0, अपोजिट डायरेक्शन वर्क डन नेगेटिव। तो नेगेटिव जब भी वर्क डन है फौरन दिमाग काम करना चाहिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। बॉडी अगर ऊपर जा रही है फोर्स नीचे लग रहा है, बॉडी अगर नीचे जा रही है फोर्स ऊपर लग रहा है। क्लियर है? चलिए तीसरा केस, जो हमने पहले डिस्कस कर चुका था कि जब सेम डायरेक्शन में हो जाए कि जिधर फोर्स लगे बॉडी भी उधर ही जाए, है ना। हमने इस पे फोर्स लगाया तो बॉडी भी क्या कर रही है, उधर ही जा रही है। इन दैट केस वर्क डन जो होगा बाय द फोर्स इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा एंगल 0 डिग्री। cos 0 के वैल्यू 1, वर्क डन कितना हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब आपका वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो है तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। तीन केस हो गए बेटा। अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, 90 के केस में 0, सेम डायरेक्शन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? और किसी एंगल पे होगा वो तो आपको बता ही चुका था डेफिनेशन में कि मान लेते हैं हमने इधर फोर्स लगाया, बॉडी इधर गई, अब ना तो 0 है ना तो 180 है ना तो 90 है, कोई एंगल है 30 है 45 है, कुछ भी है। इन दैट केस वर्क डन इज हमने कह दिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। एंगल आपको मालूम होगा, फोर्स आपको मालूम होगा, डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम होगा, बैठा देना, कैलकुलेट कर लेना, वैल्यू निकल जाएगी। समझ में आ गया? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये वर्क डन की बात थी। चलिए साहब जरा सा यूनिट पे बात कर लेते हैं ना। वर्क डन बाय सम फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। थीटा तो एंगल है ना, उसकी तो कोई बात ही नहीं है ना सर। ठीक है सर, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगी उसकी, है ना। √3/2 30 डिग्री का, है ना, उसकी अपनी वैल्यू है, कांस्टेंट होगा जो भी वैल्यू होगा। मान लो 30 डिग्री है तो एक वैल्यू आया cos 30 का, 45 है कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा 1/√2 जो भी था, 90 है तो 0 हो गया, तो उसकी तो अपनी एक वैल्यू है, तो उसका तो कोई यूनिट की बात करेंगे ही नहीं। तो वर्क डन बाय सम फोर्स क्या हो गया साहब, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, न्यूटन बोले तो फोर्स, मीटर बोले तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट थीटा cos थीटा, चलिए जो भी वैल्यू था। तो कहने का मतलब है कि वर्क डन का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। मगर मेरे प्यारे बच्चों, वर्क डन का जो यूनिट है हम न्यूटन मीटर यूज कम करते हैं, ज़्यादा यूज जूल करते हैं। क्या यूज करते हैं, जूल। जूल तो आदमी का नाम है, साइंटिस्ट थे बेचारे, उनकी मेहनत थी, उनकी काविशें हैं, है ना, सैल्यूट बेचारे को, उन्होंने सब कुछ करके बताया हमको। तो जाहिर सी बात है उसके रेस्पेक्ट पे यूनिट हम क्या यूज़ करते हैं, जूल। लिखते हैं जे हैं, क्या लिखते हैं, जे। अब 1 जूल को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज 1 जूल, क्वेश्चन बन गया। चलिए साहब मान लेते हैं कि बॉडी इधर जा रही है, फोर्स भी उधर लग गया, तो वर्क डन बाय सम फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंगल 0 cos 0 की वैल्यू 1। फोर्स अगर 1 न्यूटन हो जाए, डिस्प्लेसमेंट अगर 1 मीटर हो जाए, तो वर्क डन हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, पता ये चला कि अगर किसी बॉडी पर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएं, डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाए, क्या करेंगे, हमने जो है फोर्स फोर्स लगाया कितना, 1 न्यूटन, और बॉडी डिस्प्लेस हुई इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि आपने फोर्स कितना लगाया,
1 न्यूटन। बॉडी किधर गई, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना गई, 1 मीटर, तो वर्क डन कितना हो गया, 1 न्यूटन मीटर, है ना। इसी को हम 1 जूल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड 1 जूल। क्या कहलाएगा ये, 1 जूल। कि व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, body move in the direction of force by a displacement of 1 meter, then it is considered as कि work done is 1 joule। लिख देता हूँ कि when we apply a force of 1 Newton and the body moves in the direction of force by 1 meter, then we consider work done is 1 joule। तब हम इस बात को मानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, 1 जूल होता है। तो अगर कोई पूछेगा कि वर्क डन 1 जूल है, इसका मतलब हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस कितना की है, 1 मीटर की है। 1 जूल अगर डिफाइन हो जाएगा तो हम 2 जूल को भी डिफाइन कर पाएंगे, 3 जूल को भी कर पाएंगे, सबको कर लेंगे। तो इतना पढ़ के आइएगा, फिर आगे की बातें हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अगले ही दिन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। हमारा सेम कोचिंग के नाम से, नाम भी आपने स्टडी अर्थ भी रख दिया, अब ऑफलाइन का भी, वहाँ पे हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है। हम लोग एमई प्रिपरेशन भी कराते हैं, हम लोग जो है कंपटीशन का भी प्रिपरेशन कराते हैं। आप लोग आए, ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच।